Hello dear students of class 12th. Very good morning to all of you. Dear students, in the part 1 of this video lecture, we have read how Franz was going to school without preparing his homework. And he was very much amazed. He was shocked to see villagers sitting on the last benches of his classroom. What is next in this story? We will continue in this video lecture part 2. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." हैमल तो आश्चर्यचकित ही था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बहुत ही ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ था कि गांव के लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इवन बूढ़े लोग भी आकर के उसके क्लासरूम के जो पीछे हमेशा बेंच खाली रहते हैं वहाँ पर आकर ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। तब इसको पता चलता है, जो कि इस पार्ट में आपको पता चलेगा। अब फ्रेंड्स बता रहा है, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि ये इस टाइम चीज़ें क्यों स्कूल में हो रही हैं, तभी जो इनके टीचर हैं हैमल, वो अपने चेयर से खड़े होते हैं एंड पूरी गंभीरता के साथ, इन द सेम ग्रेव, पूरी गंभीरता के साथ एंड जेंटल टोन, और बहुत ही सज्जनता भरी आवाज़ में, बहुत ही विनम्र आवाज़ में कहते हैं, विच ही हैड यूज टू मिस सेड, जैसा कि अक्सर वो इनसे कहा करते थे। क्या कह रहे हैं वो? माई चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कह रहे हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये हमारा अंतिम अध्याय है, आज पढ़ाई का ये अंतिम चैप्टर है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये अंतिम अध्याय है। तो जो फ्रेंड्स का आश्चर्य था वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है, क्योंकि उनके टीचर हैमल बता रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से, बहुत सीरियस होकर के बता रहे हैं कि यह उनका अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब रीज़न बता रही हैं why it was the last lesson for him. कह रहे हैं कि उनका अंतिम लेसन क्यों था, उसका रीज़न अब यहाँ बता रहे हैं कि the order has come from Berlin. जो रसिया की राजधानी, रसिया जो वर्तमान समय में जर्मनी है, वो उसका पुराना नाम पर्सिया है। तो कह रहे हैं कि बर्लिन जो राजधानी है, राजधानी बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है, आदेश आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एल्साक एंड लॉरेन, जो दो ये डिस्ट्रिक्ट एल्साक और लॉरेन हैं, जो कि युद्ध में इन्होंने जीत करके अपने में मिला लिया था, उन ज़िलों में भी अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पर अब बंद कर दी जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और हैमल ये भी बता रहे हैं इन लोगों से कि जो नए टीचर हैं वो कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और कह रहे हैं कि यह आप लोगों का फ्रेंच का ये अंतिम लेसन है, अंतिम अध्याय है, क्योंकि कल से इसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी और दूसरे नए टीचर जर्मन जो पढ़ाएंगे वो कल आ रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अटेंटिव रहें, बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग सुनें। व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द रिचेस दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अभी जो बात हैमल ने बताई इन लोगों को, जो सूचना दी कि अब फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो यह बात फ्रेंच को बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है, फ्रेंच को इससे झटका लगता है। व्हाट ए थंडर क्लैप, यहाँ जो थंडर क्लैप दिया हुआ है, थंडर क्लैप, एक्चुअली थंडर क्लैप का तो मतलब होता है तालियों की गड़गड़ाहट। एक्चुअली यहाँ पर ये थंडर क्लैप की बजाय थंडर स्टॉर्म है, थंडर बोल्ट है।
अब जैसे ही फ्रेंच को ये पता चला कि अब उसको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कह रहा है कि यह चीज़ उसको एक आकाशीय बिजली की तरह लगी, एक बहुत बड़ा झटका लगा। ओह, द wretches that was what they had put up to the टाउन हॉल नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बता रहा है कि ये जो रैचेस हैं, रैचेस का मतलब दुष्ट पर्सन होता है, कह रहा है कि ये जो दुष्ट लोग हैं ये इसी समाचार को, इसी न्यूज़ को वहाँ टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगाए हुए थे, क्योंकि जब फ्रेंड्स को लेट हो रहा था और तेज़ी से स्कूल की तरफ आ रहा था, उसने देखा कि टाउन हॉल पर नोटिस बोर्ड पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और भीड़ वहाँ तभी लगती थी जब कोई ख़ास न्यूज़ होता था। तो अब इसको समझ में आ गया कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर जो न्यूज़ था वह यही न्यूज़ था कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूलों में भी अब जर्मन में पढ़ाई होगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the shore. अब यहाँ फ्रेंच बता रहा है कि अभी तक तो उसने फ्रेंच को अच्छी तरह से सीखा भी नहीं है। तो अब क्या कह रहा है, सीखा भी नहीं है, तो अब हो क्या रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कह रहा है कि ओह, अब तो मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन है, अंतिम फ्रेंच की क्लास है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहा अभी तो मैं मुश्किल से सीख भी नहीं पाया हूँ कि हाउ टू राइट फ्रेंच को लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं इसको सीख भी नहीं पाऊँगा क्योंकि क्लास तो अब बंद हो जा रही है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब तो हमारी पढ़ाई जहाँ पर थी वहीं पर रुक जाएगी, मैं जहाँ तक सीख पाया था बस वहीं तक रह जाएगा, वहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, अब आगे मेरी फ्रेंच की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा कि मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन को अच्छी तरह से लर्न नहीं किया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और इसका आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ध्यान क्यों नहीं दिया, करता क्या था ये, अभी खुद बता रहा है, अरे कि फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं तो चिड़ियों के अंडे की तलाश में निकल जाता था, अंडा ढूंढने निकल जाता था। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन शोर, और नदी में तो मैं नहाने चला जाता था, घूमने चला जाता था। अभी उस समय के बच्चों में, अभी आप 30 से 35 साल या 25 साल पीछे जाएंगे तो मोस्टली बच्चों में ये होता था, स्कूल जाने के बजाय वो गोले लेकर के चिड़िया मारने निकल जाते थे, मछली पकड़ने निकल जाते थे, नदी या तालाब में नहाने निकल जाते थे, और वही काम यहाँ फ्रेंच करता था, जिसकी वजह से उसने फ्रेंच नहीं सीख पाया और फ्रेंच की क्लास बंद हो जा रही है। इस बात का इसे बहुत अफसोस हो रहा है कि वह तो अब फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा, और इसमें पूरी सारी की सारी कमी इसकी है, क्योंकि इसने कभी भी अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। माई बुक्स that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब फ्रेंच सोच रहा है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, that had seemed such a nonsense, जो कि मुझे बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल बेकार, मेरे ऊपर बर्डन, ऐसा लग रहा था कि किताबें हमारे लिए बर्डन है, हमारे लिए बोझ हैं। अ व्हाइल एगो, कुछ क्षण पहले, सो हैवी टू कैरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको ढोना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत ही भारी हैं। यहाँ देखिए, इसको ऐसे सोच रहा था जैसे बैग को अपने पीठ पे रखे हुए सोच रहा है कि हमारे लिए ये सब प्रॉब्लम है, ये सब हमारे लिए बर्डन है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ले जाने में भी इसको लगता था कि किताबें बहुत ही भारी हैं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, ग्रामर की बुक उसको बिल्कुल बेकार लगती थी, बोझ लगती थी। हिस्ट्री की किताब जिसमें साइंस की, साधु संतों की कहानियाँ हैं, उनका इतिहास होता है, ये सब इसको बिल्कुल बोरिंग लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और आज वे सारी मुझे ऐसे लग रही हैं कि ये सब हमारे पुराने मित्र हों, ओल्ड फ्रेंड हों, जिनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसमें बता रहा है कि जो चीज़ें इसको अभी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पढ़ना पसंद नहीं था, किताबें पसंद नहीं थी, इसको बोझ लगता था, उसको स्कूल लेकर आने में उसको लगता था ये सारी चीज़ें बेकार हैं, बहुत हैवी लगती थी,
उसमें स्पेशली जो किताबें थीं ग्रामर की किताब और हिस्ट्री, जो कि साइंस की हिस्ट्री थी, साधु संतों या इन लोगों का इतिहास था। अब ये जो जिन किताबों से इनको नफ़रत थी, आज इसको लग रही हैं कि ये सारे इनकी फ्रेंड्स की पुराने दोस्त हैं जिनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। एंड M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब फ्रेंड्स बता रहा है कि मैं कभी ये सोचता था कि उनके जो टीचर हैं, मेरे टीचर हैं जो M. Hamel हैं, वो बहुत ही गुस्से वाले थे, बच्चों को बहुत ही पीटते थे। कह रहे हैं कि जब मेरे मन में ये विचार आया कि ये भी अब चले जा रहे हैं, जैसे ही इसके मन में विचार आता है कि ही वॉज गोइंग अवे, वो हम लोगों से अब दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम लोग अब इनसे अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। कह रहा है कि जब ये विचार आया कि चले जाएंगे और हम लोग इनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, तो हम इनके रूलर को, जिससे ये इनकी पिटाई करते थे, इन सब चीज़ों को वो भूल गए। और फ्रैंक कह रहा कि मैं ये भी भूल गया कि वह कितने गुस्सैल थे, कितने गुस्से वाले थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते थे और हम लोगों को पीट दिया करते थे। ये सारी चीज़ें फ्रेंच अब भूल चुका है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village were sitting here in the back of the room. जब एक क्लास में आया था तो देखा था कि इसके टीचर जो हैमेल है वो बिल्कुल नए वाले कपड़े पहने हैं, पार्टी वियर पहन के आए हुए थे स्कूल में, जिसको वो सिर्फ या तो इंस्पेक्शन के समय पहनते थे या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय पहनते थे। तो वो वाला पार्टी वियर, वो वाला स्पेशल अपना अटायर क्यों पहन कर आए हुए थे, अब इसको समझ में आ रहा है। कह रहा पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन के सम्मान में, अंतिम लेसन के ऑनर में, ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, उन्होंने अपना जो संडे क्लोथ है, जो उनका फैंसी कपड़ा था, उसको पहन कर आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं इस बात को पूरी तरह से समझ गया था। व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग हियर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो सीनियर सिटीजन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन आए हुए थे, क्लासरूम के बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। इसका रीज़न अब इसको पूरी तरह से समझ में आ गया कि वो लोग आकर बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं। ये तो विद्यार्थियों की क्लास है, विद्यार्थियों की क्लास में इन बूढ़ों लोगों का क्या काम था। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन स्कूल मोर, इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful सर्विस एंड ऑफ showing their respect फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर नो मोर। तो फ्रेंड्स बता रहा है इट वाज बिकॉज दे वेर सॉरी, कि वो लोग इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो लोग भी बहुत दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग भी स्कूल में ज़्यादा नहीं जा पाए थे। स्कूल नहीं जाने का मतलब उन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। इट वाज दियर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उन लोगों का सोचने का तरीका था, क्योंकि ये जो उनके टीचर थे हैमेल थे, वो 40 साल से उसी स्कूल में एक ही जगह पढ़ा रहे थे और बिल्कुल वफादारी के साथ इन्होंने सर्विस की थी। तो उसी के सम्मान में, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनकी विदाई के लिए एक गांव के लोग वहां पर आए हुए थे और वो उस देश के टीचर को विदाई देने के लिए आए थे। शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर नो मोर, अब वो लोग उस कंट्री को सम्मान देने के लिए आए थे, उस देश को सम्मान देने के लिए आए थे जो अब उनका नहीं था, क्योंकि फ्रांस के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को पर्सिया ने, जो जर्मनी है, उसने अपने में मिला लिया था। अब वो उस देश के नागरिक न रह करके ये दूसरे देश के नागरिक हो चुके थे, फिर भी उसको सम्मान देने के लिए वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। While I was thinking of all this, जब मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि सब क्या हो रहा है, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि मेरे नाम को पुकारा जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है। एक्चुअली होमवर्क दिया गया था इनको। स्टोरी के शुरुआत में ही फ्रेंड्स ने बताया कि मैं स्कूल तो धीरे धीरे जा रहा था, एक तो लेट हो गया था, दूसरे जो पार्टिसिपल का लेसन हमें मिला हुआ था तैयार करने के लिए,
उसका मैं एक वर्ड भी नहीं जानता था, ABCD कुछ नहीं जानता था। तो डरते डरते स्कूल से पहुंचा था, तो अब इसका टर्म आ गया है, तभी उसका नाम लेकर के बुलाया जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, कह रहा है कि अब ये मेरा टर्न था कि मैं बताऊं पार्टिसिपल के बारे में, जो होमवर्क मुझे दिया गया था उसके बारे में मैं भी कुछ बताऊं। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। यहाँ पे फ्रेंड्स बता रहा है कि मुझे पार्टिसिपल का लेसन समझाने के लिए, याद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। कह रहा है कि ड्रीडफुल लेसन को, ड्रीडफुल का मतलब जो डरावना लेसन था, एक्चुअली ये इन सब चीज़ों से दूर भागता था। और कोई भी विद्यार्थी जब किसी चीज़ से दूर भागेगा तो निश्चित रूप से उसको कभी भी समझ नहीं पाएगा, उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो उससे फाइट करना होगा, उससे लड़ना होगा, उसको सोचना होगा कि ये चीज़ हमें क्यों नहीं आ रही है। तो वही चीज़ इसके साथ था। कह रहा है कि मुझे इस लेसन को सिखाने के लिए, इस योग्य बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। What would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all through। इन सब के दौरान पढ़ाई के समय इसको जो भी जितने भी संभव तरीके हो सकते थे याद कराने के, लर्न कराने के, रिसाइट कराने की, सारी चीज़ें की गई। लेकिन हुआ क्या, और क्या किया गया, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, तेज़ तेज़ आवाज़ में इसको सुनाया गया, बिल्कुल क्लियर साउंड में, बिना किसी गलती के इसको सिखाया गया, रटाया गया, लेकिन इसने उस पर ध्यान नहीं दे पाया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। कह रहा कितना भी मुझे सिखाया, पढ़ाया गया, लर्न कराया गया, लेकिन जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, हुआ क्या, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। तो पहला ही शब्द ये नहीं बोल पा रहा था, पहले ही शब्द बोलने में कन्फ्यूजन हो गया, ये कन्फ्यूज था कि कैसे मैं शुरू करूँ। तो वही यहाँ फ्रेंड्स कह रहा, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं तो कन्फ्यूज हो गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, पहला ही शब्द नहीं बोल पाया, एंड स्टूड देयर, वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क पकड़ करके, माई हार्ट बीटिंग। जाहिर सी बात है, जब लर्न नहीं करके कोई बच्चा जाएगा स्कूल में, टीचर पूछेगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इतनी शर्मिंदगी तो उठानी ही पड़ेगी। हार्ट बीट तो करेगा, इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ऊपर देखे। कह रहा कितना सिखाने के बाद भी मैं पहला ही शब्द नहीं बोल पाया, पहले शब्द में कन्फ्यूज हो गया और वहाँ चुपचाप खड़ा हो गया डेस्क को पकड़ करके, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। फ्रेंड्स कह रहा तभी मैंने सुना कि हेमल साहब कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि छोटे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। वैसे उनका आज अंतिम दिन था, वो डांटते ही क्यों, एक दिन में वो क्या सिखा लेंगे, कौन सा जादू कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, स्कोल्ड नहीं करूँगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही सब कुछ बुरा लग रहा होगा, डांटने की तो आवश्यकता ही नहीं है। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब कैसे हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह, हम लोग हर रोज़ खुद से कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा समय है, समय ही समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और हम इस चीज़ को कल करेंगे, इसको कल लर्न कर लेंगे। और यहाँ पर हेमल बता रहे हैं कि ये लोग वही लोग हैं जिनके पास बहुत सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम है, आज क्यों करना, हम इसको कल करेंगे। तो इनका सिद्धांत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। तो इस सिद्धांत वाले लोग थे, और उसी चीज़ को यहाँ पर हेमल साहब फ्रेंड्स को बता रहे हैं। एंड हाउ यू सी, अब तुम खुद देख लो, वेयर वी कम आउट, कि इसका रिज़ल्ट क्या आया,
इसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। इनको एक फ्रेंच इतने दिन पढ़ने के बाद भी फ्रेंच की ABCD तक इनको नहीं आ रही है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्साक, शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज follows out there will have the right to say you, how is it you pretend to be Frenchman and you can neither speak nor write your own language। हैमल कह रहे हैं कि दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्साक, कह रहे हैं कि फ्रेंच ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, ये पूरे एल्साक के लोगों के लिए है। जो एल्साक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं ये सब की समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और जो एल्साक के लोग हैं वो हर काम को कल पर टाल देते हैं। आज करे सो काल कर, ये सिद्धांत। तो कह रहे हैं पूरे एल्साक के लोग ही आज के काम को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू, अब वो लोग पूरे अधिकार के साथ तुम लोगों से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन फ्रांसीसी होने का सिर्फ दिखावा करते हो। रीजन एंड यू इट कम नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम लोग ना तो अपनी भाषा को सही से बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तो हैमल बता रहे हैं कि अब तो ये दो एल्साक जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो अब प्रसिया के अंडर में आ गया है, और कह रहा है कि पर्सिया के लोग तुम लोगों से टोंड करेंगे, कमेंट करेंगे कि तुम लोग सिर्फ फ्रांसीसी फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो, क्योंकि तुम लोगों को ना तो फ्रेंच बोलने आता है ना तो लिखने आता है, कुछ नहीं जानते हो। इस तरह से वो तुम्हारे ऊपर कमेंट करेंगे, और गलती तुम लोगों की है क्योंकि तुम लोगों ने अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को अच्छे तरीके से नहीं सीखा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ। हैमल कह रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है फ्रेंड्स सिर्फ इस सब चीज़ों के लिए सिर्फ तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो। वी ऑल हैव ए ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम लोग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वेर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव you learn, they preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। यानी कि इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, जो इतने उत्सुक नहीं थे, इतने एनेक्सियस नहीं थे कि तुम अपने लेसन को लर्न करो, तुम अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। दे प्रेफर्ड, वो किस बात को प्रेफर करते थे? दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क एट फार्म, वो लोग सोचते थे, बेहतर मानते थे कि तुम लोग खेतों में जा कर के काम करो। देखिए यहाँ खेत में काम करने के लिए भेज दिए हैं। और एट मिल्स, या तो मिलों में जा कर के काम करो। रीजन सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि घर में थोड़े से ज़्यादा पैसे आ जाएं। पेरेंट्स की कमाई से घर नहीं चल पा रहा था, जो भी समस्या रही हो, तो लोग बच्चों को भी खेत में काम करने के लिए भेज दिया करते थे या मिल में मजदूरी करने के लिए भेज दिया करते थे, जिससे कि घर में थोड़ा सा अधिक पैसा आ जाए। लेकिन आज के बच्चे जिनको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, फिर भी वो पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना उनके पेरेंट्स चाहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एंड आई, हैमल कह रहे हैं कि मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कि मेरे ऊपर भी आरोप है, मैं खुद को भी ब्लेम करूँगा, मैं भी इस बात के लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन, कहने कि क्या मैं तुम लोगों को कभी कभी फूलों में वाटरिंग के लिए नहीं भेज दिया करता था, जबकि मुझे तुम लोगों को लेसन पढ़ाना चाहिए था, तुम्हें कुछ याद कराना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि मैं भी कभी कभी तुम लोगों को पढ़ाने के बजाय अपने गार्डन में भेज देता था कि जाओ पेड़ पौधों में पानी देकर आ जाओ, उसकी सिंचाई करके आ जाओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं फिशिंग करने के लिए जाया करता था या जब मुझे फिशिंग करने की इच्छा होती थी, व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट
गिव यू अ हॉलीडे, तब क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं कर दिया करता था। तो ये अपना दोष बता रहे हैं, अपनी कमी बता रहे हैं कि कभी कभी मैं तुम लोगों को पढ़ाने की बजाय अपने गार्डन में, फूलों में, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया करता था। और जब मुझे मछली पकड़ने की इच्छा होती थी, फिशिंग की इच्छा होती थी, तब भी मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। इस तरह से मैं भी इस चीज़ के लिए दोषी हूँ कि तुम लोगों को फ्रेंच लिखना बोलना क्यों नहीं आ रहा है, जो कि हम लोगों की मातृभाषा है। तो इसके लिए सिर्फ टीचर दोषी नहीं है, उनके पेरेंट्स भी दोषी हैं। और इन दोनों से सबसे ज़्यादा दोषी तो विद्यार्थी होता है, जिसको पढ़ाई की इच्छा नहीं होती है। जब अनविलिंगली वो क्लास में जाएगा, अनविलिंगली वो स्कूल में जाएगा, तो निश्चित रूप से वह कुछ बहुत अच्छा सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical। अब वो भाषा की बात कर रही हैं, सब चीज़ों पे बात करते हुए अब भाषा की बात कह रहे हैं कि जो फ्रेंच भाषा है यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंच भाषा है यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट यह सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल यह बहुत ही तार्किक भाषा है। तो इस तरह से कह रहे हैं फ्रेंच दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है, ये बिल्कुल लॉजिकल भाषा है और बिल्कुल क्लियर है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison। तो भाषा का महत्व बताते हुए हैमेल कह रहे हैं कि दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, निश्चित रूप से इसलिए हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, अपने भाषा को गार्ड करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसको गार्ड करना चाहिए हम लोगों के बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज रीज़न बता रहे हैं व्हाई शुड वी प्रिजर्व आवर लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई भी व्यक्ति गुलाम होता है, दास होता है, इंस्लेव्ड होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, और वो लोग जब तक अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखेंगे, अपने भाषा को बनाए रखेंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो जो उनकी भाषा है यही उनके इस प्रिजन से, इस कैद से आज़ादी की एक कुंजी होती है। मतलब अगर उनको अपनी भाषा पे पकड़ बनाए हुए हैं तो अपने लोगों को एकजुट कर सकते हैं और इस गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसकी गुलामी से, इस प्रिजन से निकलने की जो चाबी है, जो की है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। लैंग्वेज से ही हम अपनी गुलामी को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, गुलामी की जंजीरों से बाहर आ सकते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। All he said seemed to say so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। अब जो इनके टीचर हैं एम हैमेल एक ग्रामर की किताब को ओपन करते हैं और इनके लिए पढ़ते हैं, उसको एक लेसन पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कह रहा है आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट। कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, अमेज्ड हो गया कि आज इनके द्वारा जो लेसन पढ़ाया जा रहा है मैं कितनी आसानी से समझ ले रहा हूँ। ऑल ही साइड सीम सो ईजी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ये बहुत ही आसान से, बहुत ही ईजी वे से बता रहे हैं। सो ईजी आई थिंक टू, ये तो बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, ऐसा फ्रेंड्स सोच रहा है। दैट, और क्या सोच रहा है कि पहले उसको समझ में क्यों नहीं आता था। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, पहले की क्लास में उसको कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो खुद बता रहा है कि मैंने कभी क्लास में इनके लेक्चर को, इनकी बातों को कभी केयरफुल्ली, ध्यान से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और दूसरा रीज़न कि इन्होंने कभी किसी भी चीज़ को इतना ब्यूटीफुल्ली, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं किया था जिस तरह से आज वो बिल्कुल पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को ये इनको समझा रहे हैं। तो फ्रेंच अब सोच रहा है कि आज हमें इतना आसानी से क्यों समझ में आ जा रहा है सारी चीज़ें।
पहले हमें क्यों नहीं आता था? तो उसका 2 रीज़न बता रहा है। एक तो कभी वो क्लास में ध्यान से सुनता ही नहीं था, उसकी शरीर तो क्लास में उपस्थित होती थी लेकिन उसकी आत्मा कहीं और ही भटकती थी। तो एक तो ये रीज़न था न समझ में आने का। और दूसरा कह रहा है कि कभी भी वो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते थे, इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ वो कभी एक्सप्लेन भी नहीं करते थे। और यही रीज़न है कि आज जो ग्रामर इसको पढ़ाया जा रहा है बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ रहा है। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at once stroke। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि आज ऐसा लग रहा था कि आज ये बेचारा जो टीचर है, जो मिस्टर एम हैमेल हैं, इनके पास जो कुछ भी है, जितना भी नॉलेज है, सब कुछ बिल्कुल उड़ेल देना चाह रहे हैं। और उड़ेलना कहाँ चाह रही हैं? ये उड़ेल कर इन बच्चों के माइंड में, टू पुट इनटू आवर हेड, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ उड़ेल दें और इनके दिमाग में ठूस दें। तो ये तो सब लोग जान रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में कोई चीज़ नहीं आ सकती। फिर भी ये जाते जाते कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ नॉलेज इनका फ्रेंच के बारे में है सब कुछ इन लोगों को देकर जाएं एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक झटके में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक किसी भाषा का कोई इंजेक्शन नहीं आता कि उसको लगा दिए सब लोग फ्रेंच समझ जाएंगे और उसके बाद वो चले जाएं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच एल्साक, फ्रेंच एल्साक। ग्रामर के बाद इन लोगों को एक लेसन मिला लिखने के लिए। आफ्टर ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों को लिखने के लिए एक लेसन मिला। दैट डे, उस दिन, तो टीचर एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, हम लोगों के लिए नई नई कॉपियाँ लेकर आए थे, न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्साक। फ्रांस तो उनके देश का नाम है और एल्साक जो है उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यही जो न्यू नोटबुक हैमेल साहब लाए थे उसके ऊपर ये सब लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम्स hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. कह रहे हैं कि ये जो किताबें न्यू नोटबुक्स लाए थे वो देखने में ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स क्लासरूम में लटके हुए हों। फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसे लग रहा था स्कूल रूम में सब जगह फ्लैग्स लगा दिए गए हों। जिस तरह से अपने वहाँ क्या होता है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को देशभक्ति दिखाने के लिए जगह जगह तिरंगा झंडा ही लहराता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से आज अंतिम दिन था हैमेल साहब का, तो वो भी इसी तरह का कुछ प्रयोग वहाँ पर किए। तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ ये फ्लैग ही फ्लोटिंग कर रहे हैं, झंडे ही तैर रहे हैं, झंडे ही वहाँ दिखाई दे रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड, जो क्लासरूम में रॉड थी उससे भी लटक रहे थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर भी ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। यू आट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और निश्चित रूप से वहाँ देखने लायक था सब कुछ कि वहाँ सब लोग कैसे कार्य कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था, बिल्कुल शांति भरा माहौल था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, इतनी शांति थी, सिर्फ वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती थी जो कि पेन से, इस पेन से लोग पेपर पे लिख रहे थे, लिखने की जो स्क्रैचिंग की साउंड थी, जो कुछ भी यहाँ लिख रहे थे उसके लिखने की आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी, और किसी तरह की साउंड उस क्लासरूम में नहीं सुनाई दे रही थी। इतनी शांति थी, लोग बहुत ही गंभीर थे, बहुत ही सीरियस थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन।
अब फ्रेंच सोच रहा है कि क्या ये लोग कबूतरों को भी अब जर्मन सिखाएंगे। तो वही कह रहा है कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, जो रूफ था छत पे कबूतर कूड करे, कू का मतलब उनकी जो आवाज़ निकालते हैं जिस तरह से, उसको कूड करना कहते हैं। तो छत पे यहाँ देखिए कबूतर हैं, ये कूड कर रहे थे, अपनी भाषा में बोल रहे थे बहुत ही स्लो आवाज़ में, इनकी आवाज़ जो बहुत ही लो थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फ्रेंड्स कह रहा है कि तब मैंने सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो जर्मन जो हम लोगों को आज सिखा रहे हैं पर्शियन लोग, क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मनी में गाना सिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर वो भी टोंट कर रहा है कि हम लोगों की तो भाषा बदल रही हैं, स्कूलों में पढ़ाई बंद करवा दे रहे हैं, क्या ये जो पशु पक्षी हैं और भी जो ऐसी चीज़ें हैं, क्या उनकी भी भाषाएं बदल पाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M.H. sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then another, as he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो फ्रेंड्स बता रहा है कि जब मैं अपने लिखने का काम पूरा करके जब मैंने ऊपर देखा, तो मैं देखा कि जो मिस्टर एम हेमल हैं सीटिंग मोशनलेस, बिल्कुल शांत वहाँ पर बैठे हुए हैं, मोशनलेस बैठे हुए हैं इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, पहले किसी एक चीज़ को घूर कर देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ को घूर कर देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वहाँ उस छोटे से कमरे में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बैठे बैठे जो चीज़ें क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपनी आँखों के द्वारा ही वो रिकॉर्डिंग करके अपने माइंड में सेट कर रहे हैं। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। अब वो सोच रहे हैं कि 40 साल एक ही स्थान पर उन्होंने बिताया है। For 40 years had been there in the same place, तो 40 सालों से एक ही स्थान पर रह गए थे। With his garden, था क्या वहाँ पर इनका एक छोटा सा गार्डन था। आउटसाइड द विंडो, इनका जो रूम था, रूम के विंडो के जस्ट बाहर इनका एक छोटा सा गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, बस यही सारी चीज़ें थी और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उन्होंने अपने 40 साल बिता दिए थे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। दो चीज़ें बदली थीं इनके 40 साल के स्पैन में, सिर्फ वहाँ पर दो चीज़ें बदली थीं। वो दो चीज़ें क्या थीं? ओनली द डेस्क, जो डेस्क था, एंड बेंचेस, डेस्क और बेंचेस क्या हो गए थे? हैड बिन वॉर्न स्मूथ, ये टूट फूट भी चुके थे और बहुत ही चिकने हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, बैठ बैठ के लोग उसको घिस दिए थे। 40 साल से एक ही बेंच पे बैठते बैठते उसको लोग घिसा के स्मूथ कर दिए थे और उसमें से कुछ वार्न आउट भी हो गए थे, टूट फूट भी गए थे। तो एक तो बेंच बदल गए थे, शुरू में बहुत अच्छे रहेंगे, नया बेंच कभी भी आता है तो बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, 2-4 साल में ही वो घिस पिट करके पुराना हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 40 साल वही एक बेंच चला है। तो कह रहे हैं कि दो चीज़ें बदली, एक तो डेस्क और बेंच जो है वो वार्म हो गए थे और स्मूथ हो गए थे, और दूसरी जो चीज़ थी द वालनट, जो वालनट है फ्रूट का, वालनट का जो पेड़ है वो ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, जो वालनट का पेड़ है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था। अब 40 साल में तो पेड़ बड़ा हो ही जाएगा, 40 साल किसी पेड़ पौधे के लिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। तो दो चीज़ें बदली, एक तो बेंच घिस गया, दूसरे वालनट का जो ट्री था वो बड़ा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडो टू द रूफ, और दूसरी चीज़ और बदली है, और जो होप वाइन एक लता होती है जो किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती है, तो इन्होंने एक होप वाइन लगाया था। देखिए ऐसे होप वाइन होता है जो कि
उसको सहारा मिल जाए तो ऐसे ऐसे ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, इसमें फूल पत्ती भी आ जाएंगी यहाँ पर। तो इन्होंने एक हुक पॉइंट लगाई थी जो कि विंडो के सहारे, विंडो से होते हुए ट्विस्ट करते हुए मुड़ते मुड़ते इस तरह से मुड़ते मुड़ते वह रूफ तक पहुँच गई थी। और एक इस लता में भी विकास हुआ था, ये ज़मीन को छोड़कर विंडो से होते हुए छत तक पहुँच चुकी थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. कह रहा है कि अब इस आदमी को ये सारी चीज़ें कितना हार्ट ब्रोकन लग रहा होगा, कितना ये दुखी हो रहा होगा। टू हियर, जब वह नीचे बैठे हुए थे तो वो सुन रहे थे उनकी सिस्टर जो हैं वो ऊपर जो छत था, ऊपर जो उनका कमरा था वहाँ पे मूव कर रही थी, इधर उधर आ जा रही थी, उनके चलने की आवाज़ आ रही थी। मूव किस लिए कर रही थी? पैकिंग दियर ट्रंक्स, वो अपने संदूक बॉक्स जो भी है उन सब में अपना पैकिंग कर रही थी, सामान भर रही थी। रीज़न फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन ही ये देश छोड़कर जाने वाले हैं, अगले दिन वो चले जाएंगे। और उनकी सिस्टर जो हैं वो ऊपर छत पे सामान की पैकिंग कर रही हैं, बॉक्स और संदूक, ये देखिए पैकिंग का सामान है, इसमें सब कुछ वो भर रही हैं। यह सुनकर देखकर उनको बहुत ही बुरा लग रहा होगा। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट आज कंप्लीट होता है। जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।